अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस कर रहे हैं 2012 का पेपर इंटीरियर सिंध का। तो ये बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि सन ड्यू इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अभी जो सन ड्यू है ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपको मिल जाएगा, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। इसका दूसरा नाम है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। ड्रोसेरा इंटरमीडिया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आप पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स जो हैं, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना जो है वो ख़ुद बनाते हैं। लेकिन ऐसा लाजिम नहीं है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हीटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपना खाना ख़ुद नहीं बनाते या पार्शल होते हैं, यानी कुछ हद तक ख़ुद बनाते हैं और कुछ हद तक किसी और से ऑब्टेन करते हैं। तो वो प्लांट्स जो किसी लिविंग होस्ट से, यानी किसी लिविंग प्लांट से फूड लेते हैं, चाहे वाटर एंड मिनरल्स ले रहे हों, चाहे बना बनाया ऑर्गेनिक मटीरियल ले रहे हों, वो कहलाते हैं पैरासाइटिक प्लांट। और वो प्लांट्स जो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके उनको एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। यहाँ जो बात हो रही है ड्रोसेरा की या सन ड्यू की, ये ख़ास तरह के प्लांट्स हैं। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शिकार करते हैं। क्या मतलब है? देखिए, ये ग्रीन होते हैं और इनके पास फोटोसिंथेसिस की मशीनरी मौजूद होती है। तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आपको पता है बनता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स भी बनानी होती हैं। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए होता है नाइट्रोजन। नॉर्मली प्लांट्स को ये नाइट्रोजन मिलता है ज़मीन से, सॉइल से। ये जिस सॉइल के अंदर होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम होता है। क्या रीज़न है? देखें, सॉइल के अंदर एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है। ये कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये प्लांट्स के लिए काम के होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है ये उल्टा प्रोसेस करते हैं, नाइट्रेट को वापस से कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में। प्लांट इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्लांट को ये चाहिए। ये कहलाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये जो प्लांट है, ये जिस मिट्टी के अंदर होता है वहाँ पर ये वाले बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये और इस तरह के और प्लांट, आपने 9th और 1st ईयर में पिचर प्लांट का नाम सुना होगा, वो जिसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ये पिचर शेप, इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे एक ढक्कन लगा हुआ होता है, और कोई इंसेक्ट या कोई छोटा एनिमल जो है ये इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो ड्रोसेरा इंटरमीडिया जो है ये भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये प्लांट्स कहलाते हैं कार्निवोरस प्लांट। तो याद रखिएगा, कार्निवोरस प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, ग्लूकोज अपना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी शिकार करते हैं। क्यों? ताकि इन्हें अमाइनो एसिड मिले, ताकि इन्हें नाइट्रोजन मिले। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये एनिमल्स का, छोटे एनिमल्स का या फिर ये इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश आर कॉल्ड। ये तो बच्चे वाला सवाल है। फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो गिल्स कहलाते हैं। बाकी किसके अंदर है भाई? स्टोमेटा जो है ये प्लांट्स के अंदर है। प्लांट्स के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या बाहर जाती है, वो स्टोमेटा के जरिए होती है। ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है इंसेक्ट के अंदर। चैप्टर नंबर 13 में कॉकरोच का सिस्टम समझाया गया है, रेस्पिरेटरी। तो कॉकरोच बिलोंग करता है इंसेक्ट से, तो इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होता है। स्किन के थ्रू एक तो अर्थवर्म के अंदर होती है रेस्पिरेशन। अर्थवर्म की जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि फ्रॉग भी कभी कभार स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जिसे क्यूटेनियस कहते हैं। लंग्स के थ्रू जो है मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक जितने भी रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं उनके अंदर, और एम्फीबियंस के अंदर भी लंग्स मौजूद होते हैं, तो ये लंग्स के थ्रू उनमें रेस्पिरेशन होती है। पिक द ऑड वन आउट। इसका मतलब यह है कि इन 5 ऑप्शंस में से कोई 4 हैं जो आपस में रिलेटेड है और एक वो है जो अनरिलेटेड है, ठीक है, जो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। तो वो आपने ढूंढना है कि वो कौन सा अनरिलेटेड है। तो देखें भाई, एओर्टा ये किस चीज़ का पार्ट है? ये आपका पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसके अंदर पाया जाता है ब्लड। एओर्टा बड़ा पाइप होता है, ठीक है, ये आगे जाकर डिवाइड होता है छोटे पाइप्स में, ठीक है, ये छोटे पाइप्स में डिवाइड होता है। दीज आर नोन एज आर्टरीज। तो आर्टरीज भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होती है, इसके अंदर भी ब्लड होता है। आर्टरीज आगे जाकर और छोटे पाइप में टूटती हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल के बाद इस तरह का हमें एक नेटवर्क नज़र आता है छोटे छोटे पाइप्स का, जो कहलाता है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हैं, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करती हैं, इनके अंदर भी ब्लड होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिलरीज जहाँ पर मर्ज होती हैं वहाँ पर बनता है एक छोटा पाइप जिसे कहते हैं हम वेनियोल। दिस इज वेनियोल, और वेनियोल से आगे जाकर बनता है
ये एक वेन्यूल आ रहा है, इसके अलावा ये कहीं से दूसरा वेन्यूल आ रहा है, ये बड़ा पाइप बनता है, दैट इज़ नोन एज वेन। तो वेन भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और इसके अंदर भी ब्लड होता है। तो ये चारों जो हैं ऊपर वाले ये आपस में रिलेटेड हैं। अलबत्ता ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ये ऑड है यहाँ पे। नेफ्रॉन जो है इसका ताल्लुक सर्कुलेटरी सिस्टम से नहीं है, बल्कि ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये किडनी के अंदर, किडनी बेसिकली आपकी बनी होती है इस तरह के स्ट्रक्चर से जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं नेफ्रॉन एक सेल है, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल होता है तो वो समझते हैं नेफ्रॉन भी एक सेल है। ये नेफ्रॉन इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ये एक सेल नहीं हो सकता। नेफ्रॉन बेसिकली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। आपकी किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो ये है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन एक सेल नहीं है, इसमें बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है ये एक नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर है। फ्लेम सेल्स, दे आर दी ऑर्गन्स इन प्लेनेरिया। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन? तो ये हमारे पास फ्लेम सेल है, ठीक है। ये फ्लेम सेल की बेसिक सी डायग्राम है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे सीलिया होते हैं, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया। अच्छा, ये जो फ्लेम सेल है, पहली बात तो इन्हें फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? जब इन्हें देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। जिस तरह एक मोमबत्ती का फ्लेम जो है वो हिल रहा होता है, फ्लिकर कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी हिल रहे होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फ्लेम सेल। अच्छा, अब ये जो फ्लेम सेल हैं ये पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। प्लेनेरिया जो है ये एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ की। प्लेटीहेल्मिन्थ होते हैं आपके चपटे से जो होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं फ्लैट वर्म्स। टेपवर्म भी आता है जिसमें लिवर फ्लूक भी आता है। किस काम आते हैं ये इनका होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। फ्लेम सेल के थ्रू होती है एक्सक्रीशन। तो ये एक सेल है और इस तरह के बहुत सारे सेल्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पड़ा हुआ है बहुत सारा फ्लूइड, ठीक है, ये कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। तो इस फ्लेम सेल के अंदर ना यहाँ ओपनिंग्स होती हैं, ये साइड्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, इनके थ्रू ये फ्लूइड अंदर आता है। अंदर आने के बाद यहाँ पर इसे फिल्टर किया जाता है, इसमें से ज़रूरी चीज़ें निकाल ली जाती हैं और ख़राब चीज़ें यहीं रहने दी जाती हैं। फिर ये मूव करता हुआ जाता है। ये पाइप जो है ये आगे जाकर बॉडी से बाहर खुलता है और ये जितना भी ख़राब मटेरियल है ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ये, जिस तरह हमारे पास नेफ्रॉन होता है, बिल्कुल इसी तरह इनके पास ये फ्लेम सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन के काम आते हैं। स्नेल जो है ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? तो देखें भाई, शेल जो है ना उसके थ्रू मूवमेंट नहीं होती, शेल के थ्रू कोई मूवमेंट नहीं होती, शेल प्रोटेक्शन के काम आते हैं, तो इसको हटा देते हैं। सूडोपोडिया, ये हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ जो है जिसके अंदर अमीबा आता है, उसके मेंबर्स हैं कि जिनके पास लोकोमोशन के लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। दे आर कॉल्ड सूडोपोडिया। तो ये अमीबा के अंदर होता है। फ्लैजेला, आपने यूग्लिना अगर देखा है तो ये यूग्लिना होता है और ये इसके पास रोप लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिला कहलाता है। बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला होता है, तो ये मूवमेंट उनके अंदर होती है। सीलिया, अगर आपने पैरामीशियम देखा है, जूते के शेप का जो होता है इस तरह का, ठीक है, तो ये पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे सेल के ऊपर इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर सीलिया। तो ये सारे जो हैं ये स्नेल के अंदर नहीं पाए जाते। स्नेल को अगर मैं सिंपल सी डायग्राम बनाऊं, तो ये स्नेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका शेल होता है ऊपर और ये इसका ओरल कैविटी है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज फुट। स्नेल जो है ये अपने फुट के थ्रू लोकोमोट करता है। इसके अंदर मसल लगे होते हैं और इन मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मूव करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कहीं से स्नेल गुजरा हो, किसी सरफेस पे से स्नेल गुजरा हो और आपने वो सरफेस देखी हो, तो आपको शाइनी सी नज़र आती है, वो थोड़ी सी चिपचिपी भी होती है। तो बेसिकली इसके फुट के नीचे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो मुसलसल एक सब्सटेंस सीक्रेट कर रहे होते हैं, जो कि इनको मूव करने में हेल्प करता है। तो वो जो फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस करता है और सरफेस को मॉइस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं। तो दैट इज़ हाउ लोकोमोशन होती है स्नेल के अंदर। ये चैप्टर नंबर 2 के आखिर में लोकोमोशन का टॉपिक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। Now which of the following is not true? 4 स्टेटमेंट, इनमें से कोई जो है वो फॉल्स है, इसका मतलब 3 सही है। तो पहली स्टेटमेंट है जॉइंट ऑफ एल्बो एंड नी आर हिंज जॉइंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आपका आर्म है, ठीक है, अल्लाह कैसा आर्म है ये, ठीक है, ये आपका ये आर्म है, ये आपका जॉइंट है जिसे हम कहते हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है ये हिंज जॉइंट कहलाता है। बिल्कुल ये दरवाजे की तरह मूव करता है। जैसे आपका दरवाज़ा है, अगर ये आपका दरवाज़ा है
तो इसकी मूवमेंट क्या है, अगर ये यहाँ से लगा हुआ है तो इसकी मूवमेंट क्या है, ये इस डायरेक्शन के अंदर आएगा और फिर वापस इस डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जॉइंट जो है इसके अराउंड मूवमेंट कैसे होती है, ये हाथ यहाँ आता है और फिर ये वापस चला जाता है, इसे कहते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बिल्कुल उसी तरह जैसे दरवाजे की, ये दरवाजे का जो पॉइंट होता है जहाँ से दरवाजा अटैच होता है, ये उसका हिंज कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह ये हिंज जॉइंट है। तो ये एल्बो में भी होता है, ये नी में भी होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं है। द जॉइंट कैविटी इज फिल्ड विद लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप किसी हिंज जॉइंट को काट के देखें, ठीक है, सपोज अगर मैं इसे काट के देखूं तो जॉइंट वो होता है जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हड्डी हो गई और ये हमारे पास दूसरी हड्डी हो गई। तो ये वाला पॉइंट जहां पर ये दो हड्डियां मिल रही हैं जॉइंट कहलाता है। जॉइंट का स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर में बना हुआ है। पहली बात तो दो जॉइंट के अंदर जो बोन्स होती हैं उन्हें एक दूसरे के साथ होल्ड करने का काम होता है किसका, लिगामेंट्स का, ठीक है। ये जो आपको फाइबर नजर आ रहा है जो एक बोन से दूसरी बोन तक जा रहा है, बोन टू बोन अटैचमेंट प्रोवाइड करना काम होता है लिगामेंट का। सो दिस इज लिगामेंट। उसके बाद जॉइंट के अंदर अब देखें जॉइंट की ये वाली जो सरफेस है, ये वाली और ये वाली, जब जॉइंट मूव करेगा तो ये टकराएंगी, जब बोन से टकराएगी, दोनों हार्ड स्ट्रक्चर है तो बोन डैमेज होगी। इसलिए अल्लाह ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक अदद कवर रखा है। ये जो बोन का अगला हिस्सा होता है ये कवर्ड होता है एक सॉफ्ट मटेरियल से। बोन की तरह का मटेरियल है लेकिन सॉफ्ट मटेरियल ये कहलाता है कार्टिलेज। ये वही मटेरियल है जो आपके कान के अंदर मौजूद होता है। कान का जो हिस्सा बाहर है जिसे आप पिन्ना कहते हैं वो सॉफ्ट है। सिमिलरली आपका जो नाक का दरमियान वाला हिस्सा है वो भी सॉफ्ट होता है। तो ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज होती है इलास्टिक और ये जो है वो फोर्स बर्दाश्त कर लेती है, तो ये बोन को बोन से टकराने से और डैमेज होने से रोकती है। और इसके बावजूद कि कार्टिलेज मौजूद है, एक अदद फ्लूइड जो है ना वो भरा हुआ होता है यहाँ पे। अब ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है खाली स्पेस, ये कहलाती है साइनोवियल स्पेस, ठीक है। ये पूरी स्पेस भरी हुई होती है एक तरह के फ्लूइड से। इस फ्लूइड का काम होता है एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और दूसरा ये जो कार्टिलेज है इसके सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड। तो आपने अगर बकरीद में कोई जॉइंट तोड़ा हो किसी गाय का या बकरे का जॉइंट, तो उसमें से एक फ्लूइड लीक हो रहा होता है, तो वो बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, बोन ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड थ्रू फिक्स जॉइंट, बिल्कुल सही है। आपका जो स्कल है उसकी जो हड्डियां हैं, पूरा स्कल जो आपकी खोपड़ी है उसकी हड्डियां जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। लेकिन देखिए जॉइंट जिसका जब भी नाम आता है ना तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट वो है जहाँ मूवमेंट होती है, लेकिन एक तरह के जॉइंट वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, यानी वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो अगर आप स्कल में बाल हटाएं, फिर खाल हटाएं, फिर आप जो है वो स्किन हटाएं, तो जब आपको स्कल नज़र आएगा, जब आपको बोन्स नज़र आएंगी तो आपको नज़र आएगा कि ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है और ये दोनों आपस में इस पॉइंट के ऊपर अटैच है और इनके दरमियान इस तरह का जॉइंट है, ठीक है। ऐसा लग रहा है सिया हुआ है किसी ने, ठीक है। ये ऐसे जॉइंट है जहाँ पर मूवमेंट नहीं होती। आपका स्कल ना तो बाहर की तरफ जाता है ना अंदर की तरफ जाता है। दीज जॉइंट्स आर नोन एज सूचर्स। सूचर इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल सिला हुआ लगता है, ठीक है। तो ये जॉइंट है फिक्स, इनके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर तीन स्टेटमेंट सही है इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्या है भाई, ये हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा ये स्टेटमेंट भी सही है। बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड थ्रू फिक्स जॉइंट, ये स्टेटमेंट सही है। हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मजे की बात ये है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब इस सवाल के अंदर कोई मिसप्रिंट है। तो पांचवा ऑप्शन हम कुछ खुद बना लेते हैं कि नन ऑफ दीज कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो नन ऑफ दीज है, ठीक है, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम। देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोट वो है कि जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोट वो है कि जिसके पास यूकैरियोटिक सेल है। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। देखिए यूकैरियोट का जब आप सेल देखते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये आपको न्यूक्लियस अलग से नज़र आता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए या क्रोमोसोम मौजूद होता है, ठीक है। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन आपको अलग से न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, ये पड़ा हुआ है डीएनए या जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम। तो पहला डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स वो हैं कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस अलग से नहीं होता, जबकि यूकैरियोट के पास प्रॉपर अलग से न्यूक्लियस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जब आप यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म देखते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनल है जो आपको नज़र आता है,
ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल के बनाता हूँ, ये आप पहचानते होंगे। दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेस्पायरेशन के काम आता है, एरोबिक रेस्पायरेशन के। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के ऑर्गेनल नजर नहीं आएंगे। ये ऑर्गेनल कहलाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। देखें इसके अराउंड 2 मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक ये है। इस तरह के और भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि प्लास्टिड है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जैसे कि आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडीज हैं। ये तमाम ऑर्गेनल्स वो हैं कि जिनके ऊपर डबल डबल मेम्ब्रेन है। खुद न्यूक्लियस के ऊपर भी डबल डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जितने भी डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर हैं वो इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते, जबकि इस यूकैरियोटिक सेल में आपको नजर आते हैं। तीसरी बात, इसके अंदर जो आप देखेंगे राइबोसोम, तो वो आपको साइटोप्लाज्म में आवारागर्दी करते हुए नजर आएंगे। राइबोसोम वो छोटे छोटे दाने होते हैं जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना। इसमें जो राइबोसोम है वो आपको आवारागर्दी करते हुए भी नजर आएंगे कुछ, और ज्यादातर राइबोसोम होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर पे। ये न्यूक्लियस के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच है, मैं इसको बाहर बना के दिखाता हूँ। ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की 2 लेयर्स हैं और यहाँ से एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है इस तरह का। दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये पड़े हुए वो दाने राइबोसोम, ठीक है। तो हमारे यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके राइबोसोम पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और कुछ साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये होता ही नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम बेचारे आवारागर्दी कर रहे होते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म में। अब कौन है प्रोकैरियोट? तो 2 एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है नॉस्टॉक चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ये दोनों जो हैं सिर्फ यही हैं जो प्रोकैरियोट नहीं, यानी इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता सेल में, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, और इनके पास राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आवारागर्दी कर रहे होते हैं। जबकि इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कौन बच गया आपका? सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे फंगस, सारे के सारे एनिमल्स, इसके अलावा एल्जी, इसके अलावा प्रोटोजोआ, ये तमाम आते हैं। एल्जी और प्रोटोजोआ आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, जिसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो बाकी कहीं फिट नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे कि जिनके पास इस तरह का सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, जिसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स होंगे मेम्ब्रेन बाउंड, और जिसके अंदर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलेंगे। अब इन्होंने सवाल पूछा है कि जो प्रोकैरियोट है यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनको हमने उठाकर ना अलग कर दिया, अलग किंगडम में डाल दिया। वो कौन सा किंगडम है? तो उसका पुराना नाम है किंगडम मोनरा। तो आपका जो आंसर है वो ये है, किंगडम मोनरा इसका पुराना नाम है, और अब इसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटे। तो इन्होंने जानबूझ के पुराना नाम दिया है ताकि आप पहचान ना सके, क्योंकि अगर प्रोकैरियोटे देते तो बच्चा कहता अच्छा ये प्रोकैरियोटे तो इसी में होंगे। तो किंगडम मोनरा और प्रोकैरियोटे ये एक ही ग्रुप के 2 नाम है। मोनरा पुराना नाम है और प्रोकैरियोट नया नाम है। द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड। देखिए, कैटलिस्ट हर वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि वो खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कपड़ा काटना है तो एक तरीका है कि आप हाथों से जोर लगा के कपड़े के 2 टुकड़े कर लें, एक तरीका है कि आप कैंची इस्तेमाल करें। जब आप कैंची इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, और कैंची जिस तरह की पहले थी कपड़ा काटने से पहले उसी तरह की रही। इसका मतलब कैंची जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई, जैसी थी वैसे ही रही। उसने स्पीड तो बढ़ा दी आपके काम की, लेकिन ख़त्म नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि अब कैंची बची नहीं। बिल्कुल इसी तरह आप केक खाते हैं तो आप उंगलियों से भी खा सकते हैं और आप चम्मच से भी खा सकते हैं। चम्मच से खाएंगे तो थोड़ा तमीज़ से खा लेंगे और अच्छे से आ जाएगा पीस। तो चम्मच जैसा खाने से पहले था वैसे ही खाने के बाद, इसका मतलब चम्मच ने आपके खाने की स्पीड तो बढ़ा दी, लेकिन चम्मच खुद इस्तेमाल नहीं हुआ उसके अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर जो है वो कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। ये कहलाते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या इनका दूसरा नाम होता है एंजाइम्स। द क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स रिजेंबलिंग द लेटर V आर कॉल्ड। देखिए, क्रोमोसोम की एक अदद क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये जो इनका बीच वाला पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, और इससे ये वाला पार्ट ये कहलाता है आर्म, और ये वाला पार्ट भी कहलाता है आर्म। तो ये 2 आर्म्स हैं और ये एक पॉइंट के ऊपर अटैच है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्रोमोसोम ऐसा है कि इसके दोनों आर्म्स का साइज जो है वो बराबर है, दोनों इक्वल आर्म्स है। और अगर मैं ऐसे घुमा कर लिखूं, यानी इसको मैं इस तरफ ले आऊं, तो अच्छा नहीं, इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊं, इसको उठा के ऊपर ले जाऊं, तो ये वाला पार्ट आ गया, और ये नीचे से मैं पार्ट उठा के ले आया। तो ये रिजेंबल कर रहा है कौन से लेटर के साथ? V के साथ रिजेंबल कर रहा है। ये V बन गया है एक, ठीक है।
तो जिस क्रोमोसोम के इक्वल आर्म होते हैं वो कहलाता है मेटासेंट्रिक, ठीक है, और आप इसे वी के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, जैसे कि इसमें मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर है और ये इसका एक आर्म है और ये इसका दूसरा आर्म है, तो अगर गौर करें तो अब आर्म्स अनइक्वल हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। सिमिलरली अगर एक आर्म बहुत ही छोटा हो जाए और एक आर्म बहुत ही बड़ा हो जाए, इस कंडीशन को देखें तो ये कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। और अगर ऐसा हो कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल आखिर में हो और दो आर्म की जगह सिर्फ एक ही बड़ा सा आर्म हो, तो ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक। ये इंसानों में नहीं पाया जाता। तो ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अब इसके लिए अलग अलग वो यूज़ किए जाते हैं, लाइक मेरे ख्याल में ये जो है ये एल शेप होता है, क्योंकि अगर मैं इसे घुमा कर लिखूँ तो ये इसका छोटा वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका छोटा वाला पार्ट हो गया और ये इसका बड़ा वाला पार्ट हो गया, तो ये एल बन गया, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक जो है ये एल शेप हो गया। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है ये शायद जे शेप हो गया। आपको पता है जे इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ लोग जे इस तरह का बनाते हैं, हम तो खैर डॉट वाला जे बनाते हैं, लेकिन जे इस तरह भी बनता है, ये भी जे होता है कुछ। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं बनाऊँ यूँ और ये वाला पार्ट यूँ बना लूँ तो ये जे बन गया और ये आई से रिजेंबल करता है। तो ये कुछ इसके शेप्स होते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ना, ये एक अलग टाइप होती है क्रोमोसोम की। ये वो क्रोमोसोम है जो मेल में और फीमेल में एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास मेल में और फीमेल में। इसमें से 44 ऐसे होते हैं कि अगर मैं आपको लाकर दूं 2 सेल से, एक मेल के सेल से और एक फीमेल के सेल से, आपको 44 क्रोमोसोम ला के दूँ और मैं आपसे पूछूं बताएं कि कौन से क्रोमोसोम मेल के हैं कौन से फीमेल के, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के सेल में ये 44 क्रोमोसोम एक जैसे नजर आते हैं। ये कहलाते हैं ऑटोसोम। 44 जब निकाल दिए तो बच गए कितने? 2। वो 2 क्रोमोसोम जब मैं आपको ला के दूंगा मेल से और 2 क्रोमोसोम मैं आपको ला के दूंगा फीमेल से, आप फौरन देख के बता देंगे कि कौन सा सेल मेल का है कौन सा फीमेल का, क्योंकि फीमेल के दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नजर आते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एक्स एक्स। और मेल का एक क्रोमोसोम तो फीमेल जैसा नजर आता है तो इसे एक्स कह देते हैं, और एक क्रोमोसोम थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, इसे वाई कह देते हैं। ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो सेम दिख रहे थे वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। अच्छा जी, द वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट कल्मिनेट्स इन द डेथ ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। चैप्टर नंबर 5 के अंदर टॉपिक है। तो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल जो है वो 2 तरह की होती है। एक वो होती है कि जिसके अंदर वो जिस सेल में जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया। अच्छा, यहाँ पे वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल का है क्योंकि हर वायरस जो है वो ये हर तरह के वायरस के अंदर ये 2 साइकिल्स आपको मिलती हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में बैक्टीरियोफेज से है तो इसलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये आता है इस सेल के ऊपर, इसने अटैक किया है। अटैक करने के बाद क्या करता है, ये अपना डीएनए, ये जो डीएनए ये अंदर भेजता है, फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनवाता है। जब बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, ये एक वायरस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये सारे वायरस एक एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि इसकी सेल वॉल में होल प्रोड्यूस कर देता है और बैक्टीरिया का सेल जो है ये मर जाता है। ऐसी लाइफ साइकिल जिसके अंदर सेल की डेथ हो जाए ये कहलाती है लाइटिक साइकिल। इसके बरक्स एक और तरह की साइकिल होती है। अगर ये बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, तो वायरस जब अटैक करता है तो अपना डीएनए अंदर भेजता है, लेकिन ये डीएनए इसका चुपचाप खामोशी से जाके, ये अगर इसका डीएनए है तो ये डीएनए अंदर आने के बाद खामोशी से जाके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलकर बैठ जाता है। ये वायरस, ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये आ गया वायरस का डीएनए, ठीक है, ये वायरस का डीएनए, ये दोनों आपस में मिलकर बैठ जाते हैं आराम से। इसका फ़ायदा क्या है? देखें, वायरस ने फाइनली अपना नंबर बढ़ाना है, तो एक तरीका तो ये कि डायरेक्टली नंबर बढ़ा के सेल को मार दो, ये कहलाती है लाइटिक साइकिल। एक तरीका ये कि खामोशी से नंबर बढ़ाओ। अब ये बैक्टीरिया जब 1 से 2 होंगे तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए चला जाएगा, फिर ये 2 से 4 होंगे तो 4 में चला जाएगा। इस तरह से हज़ारों बैक्टीरिया हो जाएंगे कि जिनके अंदर वायरस का डीएनए हो जाएगा। फिर जब इस वायरस का दिल करेगा तो ये इससे अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद अपनी कॉपीज़ बनाएगा और सेल को मार देगा। तो ये वाली साइकिल कि जिसके अंदर ये खामोशी से आकर बैठ जाता है, ये कहलाती है लाइसोजेनिक साइकिल, और इसके अंदर सेल की डेथ नहीं होगी। जब इसका मूड ख़राब होगा तो ये लाइसोजेनिक से शिफ्ट कर जाएगा किस पे? लाइटिक साइकिल पे, और दोबारा अपनी कॉपीज़ बना के सेल को मार देगा।